आज हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। सेल बायोलॉजी का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम जो कवर करेंगे वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है, हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, एक बार ब्रशअप कर लेते हैं अपनी नॉलेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बैरियर ऑफ द सेल। ये कोई भी सेल का आउटर बैरियर को फॉर्म करती है। आउटर लाइन किसी भी सेल का जो बना होता है वो मेम्ब्रेन से बना होता है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है, इट इज़ अ फ्लूइड एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर। ये फ्लूइडिक और डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये हमेशा मोशन के अंदर रहता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करती है। द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि जितने भी मॉलिक्यूल्स सोल्यूट्स जो अगर सेल के अंदर जा रहे हैं या सेल से बाहर आ रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ये सब कैसे होता है इसको हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल दिए और उनके की पॉइंट्स क्या थे। तो सबसे पहले हम ओवरटन का मॉडल लेते हैं। और साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट मॉडल दिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते थे। तो उसमें सबसे पहले जो मॉडल आया गया था वो था ओवरटन का मॉडल। और इसका जो की पॉइंट था, आपको सिर्फ की पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन है वो लिपिड से है। तो इस मॉडल ने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फर्दर दूसरा मॉडल आया जिसने बताया, जिसका नाम था गॉटर और ग्रैंडल मॉडल। अब ग्रैंडल मॉडल में उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ लिपिड से नहीं बनी होती, वो लिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। यानी कि इसमें लिपिड की 2 लेयर इन्वॉल्व होती हैं। लिपिड्स जो बेसिकली आप फैट्स को कहते हैं उससे बनी होती है और ये बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर किया था कि उसको रप्चर कर दिया सबसे पहले, फिर उसको वाटर की जो लेयर थी उसके ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और फाइंड आउट हुआ कि ये जो लेयर होती है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर होती है। जो अब हमारा थर्ड मॉडल है उसके बारे में हमें जानते हैं। नाउ जो हमारा थर्ड मॉडल था उसका नाम था बेंसन एंड डेमिनियन मॉडल। जैसे हमने 2 मॉडल पढ़े, इस थर्ड मॉडल में उन्होंने ये बताया कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, कि इस जो हमारी लेयर है उसके अंदर प्रोटीन भी इन्वॉल्व है, उसको बनाने के लिए प्रोटीन भी इन्वॉल्व है, प्रोटीन बीच में लगी हुई है। इसीलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल के अंदर उन्होंने पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ट्रैवलिंग का या उसको सेल के अंदर जाने का उन्होंने बताया कि कैसे वो जा रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द नॉन पोलर सॉल्यूट्स और मॉलिक्यूल्स हाउ दे आर मूविंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो इजीली मूव कर पा रहे हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे जा पा रहे हैं अगर मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसलिए ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था। लेकिन आपको इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसे सैंडविच मॉडल कहते हैं। और इनका जो की पॉइंट ये भी था कि इन्होंने प्रोटीन की प्रेजेंस बताया था कि आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका नाम है रॉबर्टसन मॉडल। इस मॉडल के अंदर सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसको कहा जाता है। तो जब भी आपसे वह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना चाहिए जो रॉबर्टसन ने मॉडल दिया था उसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। अब इसका जो की पॉइंट था वो ये था कि लिपिड लेयर हैव प्रोटीन लेयर बोथ द साइड एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द लेयर। कि जो 2 लेयर हैं अगर उनको हम अगर ये लिपिड की 2 लेयर हैं तो इनके बीच कोई गैप नहीं है, और जो प्रोटीन है वो लेयर के दोनों साइड प्रेजेंट है। मींस प्रोटीन यहाँ भी प्रेजेंट है और प्रोटीन यहाँ भी प्रेजेंट है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन की रॉबर्टसन ने मॉडल। बट ये भी नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैसे मूव कर पा रहे हैं सेल के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो टाइम के साथ इनका मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। फाइनली जो मॉडल एक्सेप्ट किया गया उसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता ही है। अगर आप बीएससी का एंट्रेंस दे रहे हैं या एमएससी का एंट्रेंस दे रहे हैं, कोई भी लाइफ साइंस एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेम्ब्रेन से रिलेटेड। इजी क्वेश्चन है कि सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल था
उसे ही एक्सेप्ट किया गया और 1971 के अंदर ये मॉडल दिया गया। और इसका जो मेन की पॉइंट था वो ये था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और इसको दो नाम से जाना जाता है। इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी कहते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ही हमें जितनी इंफॉर्मेशन है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हम उसको आगे लेके चलेंगे, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नाउ इन 1971 सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल दिया था वो सभी साइंटिस्ट ने मान लिया, क्योंकि ये मॉडल सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस मॉडल के कुछ की पॉइंट्स कुछ ऐसे थे कि उन्होंने भी ये माना कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और उन्होंने ये कहा जो प्रोटीन्स हैं वो ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मीन्स ये ओवरऑल, ये अगर इसको हम बाइलेयर कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो प्रोटीन की लेयर आप देख पा रहे हैं वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस टाइप से, मतलब हमेशा प्रेजेंट नहीं होगी। उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन है, अगर इसको हम लिपिड की लेयर मान रहे हैं तो ये जो प्रोटीन है वो नॉन यूनिफॉर्मली है, कहीं होगी कहीं नहीं होगी प्रेजेंट। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि प्रोटीन एम्बेडेड हो सकती है लेकिन वो यूनिफॉर्मली नहीं प्रेजेंट होगी मेम्ब्रेन के ऊपर। फिर उन्होंने ये बताया कि जो लिपिड्स हैं उनके बीच में गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन द लिपिड मेम्ब्रेन। और उन्होंने जो मेन प्रॉब्लम थी पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। उन्होंने ये बताया जो प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं वो हेल्प करती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए मेम्ब्रेन के लिए। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस मॉडल। तो सबसे पहले आपको नाम बता रखना है साइंटिस्ट का, सिंगर और निकोलसन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस मॉडल ने क्या क्या बताया वो आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए ये जो ईयर है 1971 ये भी इम्पोर्टेंट है। सो अब हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस किस चीज़ों से बनी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सभी के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। अगर हम देखते हैं सबसे पहले लिपिड्स की, तो लिपिड्स अप्रॉक्स 40 to 50% प्रेजेंट होता है किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर। फिर अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इतनी ही कंसंट्रेशन प्रोटीन की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये भी अप्रॉक्स 45 to 50% प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सबसे कम प्रेजेंट होता है, इसके अमाउंट 5 to 10% होती है। ये जो आप देख रहे हो कंपोजिशन 40 to 50%, ये वेरी कर सकती है सेल टू सेल। अगर हम एनिमल सेल देखेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कुछ और होगी, अगर प्लांट होगा तो उससे कुछ और होगी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आरबीसी। अगर हम आरबीसी सेल्स की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि लिपिड्स की कंसंट्रेशन 43% होती है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन 49% है, और कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्स 8 to 10% हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ से ये याद रखना है कि किसी भी सेल के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन एंड लिपिड का रेशियो अप्रोक्स सेम होता है, बट किसी भी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। अब हम लोग ये जानेंगे इनको डिटेल के अंदर, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को। अब हम सबसे पहले मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में जानेंगे। मेम्ब्रेन लिपिड को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ये जो चार्ट डायग्राम है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी जो लिपिड्स और हमारे प्रोटीन्स और हमारे कार्बोहाइड्रेट तीनों मिलकर जो मेम्ब्रेन को बना रहे थे, उसमें सबसे ऊपर आता है लिपिड्स। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स को हम तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये फॉस्फेट, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरोल की फॉर्म के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। जो फॉस्फोलिपिड्स होता है लिपिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच लिपिड इज मोस्टली प्रेजेंट, तो आपको याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड इज मोस्टली प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जो पहली कैटेगरी है वो है ग्लिसरॉल डिराइव्ड, यानी कि वो फॉस्फोलिपिड जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से डिराइव्ड होते हैं। अब ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर ये है CH2OH CHOH CHOH। ये एज अ बैकबोन की तरह काम करता है लिपिड्स को बनाने के लिए। तो फॉस्फोलिपिड को बनाने के लिए हम ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। अब जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला ग्लिसरॉल डिराइव्ड, दूसरा है स्फिंगोसिन डिराइव्ड। अगर हमारा जो फॉस्फोलिपिड्स है वो
ग्लिसरॉल से डिराइव है तो उसका नाम पड़ जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड सेम रहा क्योंकि ये ग्लिसरॉल से डिराइव है, तो हमने क्या कह दिया इसको, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ये आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। और देखो ग्लिसरॉल जो है वो एज अ बैकबोन यूज हो रहा है, तो हमने इसको क्या कहा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब जो सेकेंड कैटेगरी थी वो थी हमारी स्फिंगोसिन डिराइव्ड, दैट मीन्स स्फिंगोसिन इज यूज्ड एज अ बैकबोन टू मेक दिस मॉलिक्यूल। तो स्फिंगोसिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये एक अमाइनो अल्कोहल से बना होता है, 18 कार्बन लॉन्ग होता है। तो अब हम लोग स्फिंगोसिन को देखते हैं। स्फिंगोसिन के अंदर जब बैकबोन हमने यूज की स्फिंगोसिन की फॉस्फोलिपिड के अंदर, तो उसका नाम हो गया स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। देखिए जो बैकबोन यूज कर रहे हैं उसको पहले नाम लिखना है, उसका सेम फॉस्फोलिपिड लिख देना है, तो आपका दो हो गया, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो ये हमारा था फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब हम सेकंड कैटेगरी में बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि किससे बना हो सकता है ग्लाइकोलिपिड्स। पहला है ग्लिसरॉल से डिराइव हो सकता है, दूसरा स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल से डिराइव हो सकता है। देखो सेम वही है कि जो बैकबोन रहेगी वो हमारी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की रहेगी, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, इस लिपिड का क्या नाम होगा, इस लिपिड का नाम होगा ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। ग्लिसरो क्योंकि ग्लिसरॉल इसका मॉलिक्यूल से बनके बना हुआ है ये, और ग्लाइकोलिपिड्स तो ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, तो इसको हम कहते हैं ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स। और जो चौथा हमारा रहता है वो है हमारा स्फिंगोसिन डिराइव्ड। इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल था वो यूज कर रहे हैं एज अ बैकबोन ग्लाइकोलिपिड के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड सेम रहा, किसकी यूज किया हमने यूज किया यहाँ पे स्फिंगोसिन को एज अ बैकबोन, तो नाम हो गया स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। और ये भी अगर ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर बात करें तो ये कॉमनली प्रेजेंट होता है, कॉमनली प्रेजेंट होता है, ये कॉमन होता है और ये रेयर होता है। देखो ये आपको याद रखना कि रेयर कौन सा होता है और कॉमन कौन सा होता है। तो ये जो ग्लिसरॉल डिराइव्ड ग्लाइकोलिपिड है ये रेयर होता है, क्योंकि कई बार 1 या 2 नंबर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे रिलेटेड है कि अगर मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात की तो फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा था। अगर फॉस्फोलिपिड्स के अंदर पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा होता है तो उसमें ग्लिसरॉल डिराइव्ड अगर है तो वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होगा। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात की, अगर इस ग्लाइकोलिपिड की बात की तो इसमें स्फिंगोसिन डिराइव्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड रेयर होगा और यहाँ पे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी रेयर होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, उसमें बैकबोन जो यूज हो रही है उस मॉलिक्यूल को उसके आधार पे नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत इजी में ट्राई किया इसको डिस्क्राइब करने के लिए, आपको ये चार्ट बना लेना है ताकि ये आपकी हेल्पफुल हो गए। अभी हम स्टीरॉल को और इनको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि इनकी एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन क्या है। अब फॉस्फोलिपिड का केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉस्फोलिपिड हमने जो जाना था कि जो मोस्टली प्रेजेंट होता है ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है। एम्फीपैथिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बोथ पोलर और नॉन पोलर पार्ट उनमें प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोफिलिक हेड की तो उसे हम पोलर कहते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं ब्रशअप क्लिप में बता देता हूँ आपको कि जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पोलर होता है, दैट मीन्स वाटर लविंग। वाटर लविंग से हमारा मतलब है दैट फॉर्म बॉन्ड इन वाटर या विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो होता है नॉन पोलर, वाटर रिपेलिंग। जैसे कि लिपिड का जो पार्ट है जो रिपेल कर रहा है, वाटर से भाग रहा है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल या नॉन पोलर पार्ट। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसके पास दोनों ही हैं, यानी कि पोलर और नॉन पोलर दोनों ही पार्ट उसके पास प्रेजेंट हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन की जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो किस किस मॉलिक्यूल से मिला के बना हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी ग्लिसरॉल डिराइव्ड, तो ग्लिसरॉल तो होगा ही होगा। कितने मॉलिक्यूल होंगे ग्लिसरॉल के? 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होगा। फिर इसके पास में इसको फैटी एसिड चेन चाहिए, लॉन्ग फैटी एसिड चेन चाहिए जो होती है 2, तो 2 लॉन्ग फैटी एसिड चेन इसको चाहिए। तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो 1 मॉलिक्यूल फॉस्फेट का जुड़ा होता है। चौथा एक अल्कोहल इसके साथ जुड़ा होगा। जब ये चारों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा फॉस्फोलिपिड तैयार हो जाएगा। अब हम ये जो है एक केमिकल डायग्राम आप देख पा रहे हैं जो हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था CH2OH, CHOH और CH2OH। उसी में फर्स्ट और सेकंड पे अगर हम लोग फैटी एसिड चेन लगा दें, जो R1 और R2 ग्रुप देख रहे हैं
वो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ठीक है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है जिसका टर्मिनल COH होता है उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। और यहाँ हमने क्या किया, R1 और R2 को हमने एज अ लॉन्ग चेन यूज कर लिया किसी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के पास में। और थर्ड नंबर पे, थर्ड कार्बन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। जब हमने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया और यहाँ पे एक अल्कोहल जो X है वो हमारा अल्कोहल को डिनोट कर रहा है कि हमने कोई अल्कोहल यहाँ पे लगा दिया, तो हमारा ये मिलने से हमारा जो मॉलिक्यूल तैयार होगा उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड 4 चीज़ों से बना हुआ है। अब जो ये अल्कोहल है वो वेरी कर सकता है। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो जैसे जो अल्कोहल जुड़ेगा उसी के साथ उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से अल्कोहल जुड़ने से क्या क्या नाम बनते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो बॉन्डिंग हो रही है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में वो होती है ईस्टर बॉन्ड। जब हमारा ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच होगा तो वो ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये ब्लॉक डायग्राम से वो बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। अगर आपको केमिकल डायग्राम कॉम्प्लेक्स लगते हैं, इजीली याद नहीं होते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है ये वाला डायग्राम। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल 2 फैटी एसिड के साथ जुड़ गए और जो ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन के साथ में फॉस्फेट जुड़ गया और एक अल्कोहल जुड़ गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। और मैंने बताया था अभी आपको कि अल्कोहल है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कि जो अल्कोहल डिफरेंट टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 4 अल्कोहल होते हैं जो किसी भी फॉस्फोलिपिड के साथ में जुड़ सकते हैं। तो पहला हमारा होता है कोलिन, दूसरा हमारा होता है सीरीन, तीसरा होता है इथिलोनामाइन, चौथा होता है आइनोसिटोल। तो ये जो 4 अल्कोहल हैं उनके साथ जुड़ने से उसका नाम चेंज हो जाता है। और नाम क्या होता है हमारा, अगर जैसे कोलिन जुड़ गया हमारा फॉस्फोलिपिड के साथ, अगर कोलिन अल्कोहल जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे फॉस्फोलिपिडिक कोलिन, या फिर सीरीन जुड़ गया तो फॉस्फोलिपिडिक सीरीन। वैसे ही सेम फॉस्फोलिपिडिक इथिलोनामाइन और फॉस्फोलिपिडिक आइनोसिटोल, ये चारों के चारों अल्कोहल डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन में जुड़े हो सकते हैं। बट आपको याद रखना है कि जब भी कोलिन या सीरीन इथिलोनामाइन जुड़ेंगे तो वो अल्कोहल इस पोर्शन पे जुड़ेंगे, फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेंगे। अब जब ये जुड़ेंगे तो बेसिकली इनको कुछ चार्ज भी होगा। हमें पता है फॉस्फेट ग्रुप का नेगेटिव चार्ज होता है और इसका कुछ चार्ज हो सकता है, डिपेंड करेगा सीरीन मॉलिक्यूल का कौन सा चार्ज है, कोलिन का क्या चार्ज है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि फाइनली हमें क्या चार्ज मिलता है इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर, अगर अल्कोहल कोलिन जुड़ा होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा भी गया है अगर अल्कोहल में कोलिन जुड़ेगा तो उसका चार्ज होगा 0, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि कोलिन का +1 चार्ज होता है और फॉस्फेट ग्रुप का -1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। सेम अगर सीरीन का अगर जुड़ेगा तो वो -1 चार्ज देगा, इथिलोनामाइन अगर जुड़ेगा तो वो भी 0 चार्ज देगा। तो अगर आइनोसिटोल जुड़ा तो वो हमारे को -1 चार्ज देगा। तो 4 अल्कोहल में से 2 हमें -1 चार्ज दे रहे हैं, 2 हमें 0 चार्ज दे रहे हैं। तो इसको बहुत इजीली याद करना है आपको कि कोलिन और इथिलोनामाइन 2 ऐसे अल्कोहल हैं जो हमें 0 देते हैं, ठीक है। अगर आप 2 याद कर लेंगे, 2 फिर बचेंगे, वो हमें को पता है कि वो -1 ही चार्ज देंगे। तो चार्ज निकालने की कोई जरूरत नहीं, कोई एग्जाम में चार्ज नहीं पूछता आपको निकालना कैसे है इनका, बस आपको याद होना चाहिए कि कोलिन में 0 चार्ज होगा और जो इथिलोनामाइन है उसमें 0 चार्ज होगा, क्योंकि जो हमारा फॉस्फेट था वो ऑलरेडी नेगेटिव था और इनके पास पॉजिटिव चार्ज था, उसको न्यूट्रलाइज करके 0 चार्ज बना लेते हैं। अब ये जो अल्कोहल होते हैं उनकी प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आपको एक बात और भी जानना है कि अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जिसको हमने पढ़ा कि ये इसकी बाइलेयर फॉर्मेशन के अंदर होती है, ये मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। ये इसकी आउटर लीफलेट है, ये इसकी अंदर वाली लीफलेट है। आउटर लीफलेट से मेरा मतलब कि ये बाहर के एनवायरनमेंट को टच कर रही है। अगर ये एक सेल है तो ये बाहर के एनवायरनमेंट को टच कर रही है, और ये इंटरनल है जिसको हम कहते हैं साइटोसोल, जो साइटोप्लाज्मा की तरफ अंदर की तरफ होती है। ये जो हमारी है वो साइटोसोल के अंदर है, यानी कि साइटोप्लाज्मा की तरफ अंदर वाली लेयर है, तो इसको हम कहते हैं इनर लीफलेट। और जो बाहर वाली है इसको हम कहते हैं आउटर लीफलेट। क्योंकि हमें पता है जो हमारी मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर है, तो जो आउटर है उसको हमने क्या कहा, आउटर लीफलेट, और जो अंदर है उसको हमने कहा इनर लीफलेट। अब ये जो अल्कोहल होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो इनर लीफलेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं और आउटर लीफलेट हो सकते हैं। अब आपको शायद ये डायग्राम जो दिख रहा है इसके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अल्कोहल है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको
सेल का बेस मान लेता हूँ मेम्ब्रेन का, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये आउटर लीफलेट को शो कर रहा है, और ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन इनर लीफलेट को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सीरीन मॉलिक्यूल है और इथिलेनामाइन है ये इनर लीफलेट के अंदर ज्यादातर प्रेजेंट होंगे, यानी कि मोर कंसेंट्रेशन इनकी अंदर की तरफ होगी। अगर मैं वहीं कोलिन की बात कर रहा हूँ या आइनोसिटोल की बात कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा जो कोलिन और आइनोसिटोल है बेसिकली मेरे को यहाँ मिलेगा प्रेजेंट, मतलब कि बाहर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो अब आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सीरीन कहाँ प्रेजेंट होता है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो सीरीन मॉलिक्यूल है, सीरीन अल्कोहल है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा। इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीरीन, ठीक है। तो सीरीन इनर लीफलेट की तरह इनर लीफलेट के अंदर प्रेजेंट होता है। जब कोई सेल डाइड होता है, यानी कि जब कोई सेल मरता है तो ये सीरीन इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट की तरफ बाहर आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कौन सा सेल डेथ है या कौन सा सेल अलाइव है। तो इसीलिए सीरीन एज अ मार्कर भी हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आउटर और इनर लीफलेट के अंदर कौन सा सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो सिंपल सी बात है, 4 आपके पास में अल्कोहल है, सीरीन अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इथिलेनामाइन थोड़ा अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ऑल्दो ये थोड़ा बाहर भी होता है, बट मेन जो उसका मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होती है वो अंदर की तरफ होती है। जो बाहर है वो कोलिन है और आइनोसिटोल है। तो आपको 2 चीजें हमने पढ़ाई अभी, पहला कि चार्ज कहाँ पे है, दूसरा इनकी प्रेजेंस कहाँ पे है। इसी के साथ हमारा फॉस्फोलिपिड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम जो और है उनको डिटेल में जानेंगे। तो अब जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है वो है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये रेयरली प्रेजेंट होता है तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसकी जो की पॉइंट्स है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि जो बैकबोन थी वो स्फिंगोसिन की थी। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर हमें जो बैकबोन मिलती है वो स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होती है। अब सेम सी रहती है, बिल्कुल सेम है। आपको पता है फैटी एसिड चेन जुड़ी हुई थी, फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, अल्कोहल जुड़ा हुआ था। बस आपको यहाँ याद रखना है कि जो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड जुड़ रहे हैं वो अमाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ रहे हैं। किस बॉन्ड की हेल्प से? अमाइड बॉन्ड की हेल्प से। वहां कौन सा बॉन्ड था फॉस्फोलिपिड के अंदर में? उसमें आपका ईस्टर बॉन्ड था, यहाँ अमाइड बॉन्ड है। अब यहाँ पे भी जो अल्कोहल है वो चारों में से कोई हो सकता है, कोलिन, सीरीन, एनिसिटोल, इथिलेनामाइन, चारों में से कोई हो सकता है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर बन गया ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए जो फैटी एसिड एसाइल चेन होती है ना वो 2 टाइप हो सकती है। वो आपकी चेन जो है वो आपकी सैचुरेटेड हो सकती है और आपकी अनसैचुरेटेड हो सकती है। आप देख पा रहे हैं अगर सैचुरेटेड जब मैं बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स कि वहां पे सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है, सिंगल यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है। अगर वहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड चेन डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, वो हम देखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड बना है फैटी एसिड के अंदर तो उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जो बेसिकली हम यूज करते हैं। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो हमें पता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। अगर मोनो अनसैचुरेटेड कह रहा हूँ, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो वहां पे सिंगल डबल बॉन्ड यूज हुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो वहां पे बहुत सारे डबल बॉन्ड यूज हुए हैं। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि जो फैटी एसिड चेन है वो कौन सी है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से फैटी एसिड हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो पाल्मेटिक एसिड होता है वो 16 कार्बन का बना होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है नेम से कि पाल्मेटिक एसिड है वो कितने कार्बन का है या वो कितना यूज हो रहा है। तो पाल्मेटिक एसिड है वो 16 कार्बन का होता है। ऑलिक एसिड आपका 18 कार्बन का होता है। और जो मैलिक होता है, मैलिक एसिड जो है वो 14 कार्बन का फैटी एसिड चेन प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे फॉस्फोलिपिड पूरा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि हमने दोनों पढ़ चुके हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो बहुत कॉमन होता है, इसे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये रेयरली प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी यहाँ पे जो हमने लिखा था ग्लाइकोलिपिड्स, उसको डिटेल में जानेंगे। उसका भी जो सेकंड पार्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। अब इस ग्लाइकोलिपिड को हम डिटेल, जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी वो थी हमारी ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स को आपको अगर याद हो तो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। और हमने ये जाना था कि जो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स हैं वो बहुत कॉमनली को मिल जाते हैं सेल के अंदर। ऑल्दो जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो आपको रेयरली मिलते हैं। जो चीज़ें रेयर होती है उनसे रेयर ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ते। तो
हालांकि इसमें देखिए ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स लिखा है, दैट मींस ग्लिसरॉल है वो सेम बैकबोन की तरह काम कर रहा होगा। लेट्स टॉक अबाउट स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स। इन द स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स अगर आप देख पाएं, एक स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल है हमारे पास में, एक फैटी एसाइल चेन जो है वो जुड़ गई, दो फैटी एसाइल चेन जुड़ गई इस मॉलिक्यूल के साथ में, प्लस कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है। तो ये तीन चीजें जुड़ के हमारा स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स बना रही हैं। मैं इस चीज को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स के तौर पे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा स्पिंगोग्लाइकोलिपिड्स है वो अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है फैटी एसाइल चेन की तरह। सेम जहाँ भी स्पिंगोसिन होगा वहाँ पे हमारा अमाइड होगा, अगर जहाँ पे ग्लिसरॉल की बात करूंगा वहाँ पे हमारा एस्टर बॉन्ड होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि स्पिंगोसिन, फैटी एसाइल चेन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारा स्पिंगोग्लाइकोलिपिड बनाती हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आपको याद करना है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले CSIR में, गेट में, DBT में और डिफरेंट लाइफ साइंसेज एग्जाम के अंदर। वो ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल स्पिंगोसिन का लेता हूँ और फैटी एसाइल चेन का मॉलिक्यूल लेता हूँ तो जो मॉलिक्यूल हमारा बनता है उसका नाम होता है सिरामाइड। क्या हो गया? स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसाइल चेन को जब मैंने कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो जो मॉलिक्यूल मेरे पास बना वो था सिरामाइड। अब उस सिरामाइड के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है शुगर्स होती हैं। शुगर मे बी सिंपल, मे बी कॉम्प्लेक्स। हमारी जो शुगर है वो सिंपल फॉर्म में भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकती है। अगर हमारी शुगर सिंपल फॉर्म के अंदर है, दैट मीन्स कि वो ग्लूकोज या गैलेक्टोज है, तो उसका क्या नाम दिया गया? सिरामाइड प्लस सिंपल शुगर, तो क्या हो गया हमारा? सिरेब्रोसाइड। ठीक है, क्या नाम हो गया? सिरेब्रोसाइड। सिरेब्रोसाइड, अब देखो, अब सिरेब्रोसाइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर मैं ये लिख दूं ग्लूकोज सिरेब्रोसाइड, फाइन, तो इसका मतलब ये है कि जो शुगर हम यूज कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल में वो ग्लूकोज है, वो सिंपल शुगर है। सिरेब्रोसाइड का मतलब मेरा ये था कि एक स्पिंगोसिन का मॉलिक्यूल यूज हुआ है और फैटी एसाइल मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो ये अगर हो गया, अगर यहीं गैलेक्टोसिरेब्रोसाइड यूज हो रहा है तो कि दैट मीन्स कि जो हमारी शुगर थी वो गैलेक्टोज रही है। अब ये तो रही सिंपल शुगर की बात। अगर हम कॉम्प्लेक्स शुगर की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो सिरोमाइड था, सेम स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसाइल चेन के साथ कॉम्प्लेक्स शुगर जुड़ गई। कॉम्प्लेक्स शुगर जुड़ गई तो कॉम्प्लेक्स शुगर आपको पता है क्या क्या होती है? स्टार्च हो सकती है, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। अगर ये जुड़ रहे हैं तो उसको क्या नाम देंगे? ग्लोबुलोसाइड। क्या बोलेंगे? ग्लोबुलोसाइड। अब ये ग्लोबुलोसाइड जो है ये क्या होता है? ये सिरामाइड प्लस कॉम्प्लेक्स शुगर के मिक्सचर होता है। अब ये ग्लोबुलोसाइड फ्री फॉर्म के अंदर भी हो सकता है या फिर ये सैलिसिलिक एसिड में अटैच भी हो सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल सैलिसिलिक एसिड के साथ में अटैच है, यानी कि N-एसिटाइल म्यूरिक एसिड के साथ में अटैच है, तो इसका नाम कुछ बन जाता है गैंग्लियोसाइड। क्या नाम हो गया? गैंग्लियोसाइड। N-एसिटाइल म्यूरिक एसिड इसके साथ अगर अटैच है, किसके साथ में? ग्लोबुलोसाइड के साथ में। ग्लोबुलोसाइड क्या था हमारा? फिर से बता देता हूँ, स्पिंगोसिन फैटी एसाइल चेन को मिलकर बना सिरामाइड, और सिरामाइड के साथ में जब कॉम्प्लेक्स शुगर बनी तो क्या बन गया? ग्लोबुलोसाइड। ग्लोबुलोसाइड के साथ में जब N-एसिटाइल म्यूरिक एसिड अटैच हुआ तो क्या बना हमारा? तो बना गैंग्लियोसाइड। और ये गैंग्लियोसाइड के बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी हम देखेंगे। इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपने जो एक्समैन मूवी देखी थी उसमें वो एक सिरेब्रोसाइड लगाता है, आपको याद आया? सिरेब्रोसाइड जो होता है वो प्रोफेसर होता है, पहनता है, वो क्या कर रहा है? वो सबको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर रहा है, वो देख पा रहा होता है। तो ये जो टर्म है ना वो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो अब इस टर्म को हम जानेंगे ये क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ हम लोग बात करते हैं गैंग्लियोसाइड के रोल्स के बारे में। हमने अभी भी देखा गैंग्लियोसाइड क्या होता है, अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है इट वर्क एज ए रिसेप्टर फॉर कॉलरा टॉक्सिन और बोटुलिन जो टॉक्सिन होता है उसके लिए जो रिसेप्टर जो चाहिए होते हैं उसका काम करने के लिए कौन काम करता है? हमारा गैंग्लियोसाइड, वो एज ए रिसेप्टर यूज करता है। ठीक है, रिसेप्टर फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस, सभी कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, उसको एक रिसेप्टर की जरूरत होती है ताकि वो उससे अटैच कर सके और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सके या इन्फेक्शन उस सेल को इन्फेक्ट कर सके। तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए वो होता है गैंग्लियोसाइड। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए और कॉलरा टॉक्सिन वगैरह के लिए जो रिसेप्टर की तरह काम करता है वो कौन काम करता है? गैंग्लियोसाइड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि कॉलरा टॉक्सिन बाइंड विद द गैंग्लियोसाइड इन द इंटेस्टाइन।
जो कोलेराटॉक्सिन होता है, हर जो कोई भी बैक्टीरिया उसका जो टॉक्सिन होता है वो गैंग्लियोसाइड के साथ में बाइंड करता है इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है। और अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ग्लाइकोलिपिड्स में हैव चार्ज डिपेंड अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स थे हमारे सिंपल शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर, उन पे क्या चार्ज है, वो चार्ज तय करेगा कि ग्लाइकोलिपिड्स पे चार्ज होगा या नहीं होगा। दे हैव चार्ज और मे दे डोंट हैव चार्जेस। सेकंड थिंग इज ग्लाइकोलिपिड्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द आउटर लीफलेट। हमने जो बात की थी आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट, तो जो अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, तो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स हमें मेनली आउटर लीफलेट, बाहर की तरफ ही देखने को मिलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स हमने ये देखा था वो बाहर और अंदर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल दैट दे हैव। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि नर्व सिस्टम आर रिच इन ग्लाइकोलिपिड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्व सिस्टम के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर कौन सा टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे किसके अंदर, न्यूरॉन सिस्टम के अंदर या न्यूरॉन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था मूवी का, ताकि आपको याद रहे कि जब भी हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, सेरिब्रोसाइड की बात करें, तो हम न्यूरॉन से कनेक्शन आप रखें बना के, ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। अब फाइनली जो लास्ट कैटेगरी हमारी बचती है वो है हमारी स्टीरोल, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम अभी देख लेते हैं। नाउ जो हमारी थर्ड और फाइनल कैटेगरी वो है अब स्टीरोल। हमने फॉस्फोलिपिड को पढ़ लिया, ग्लाइकोलिपिड को पढ़ लिया, जो थर्ड कैटेगरी हमारी है वो है स्टीरोल। स्टीरोल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले स्टीरोल आपको पता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 मेम्ब्रेन इसमें साइकिल जुड़ी होती है, ABCD आप देख पा रहे हैं, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसमें 4 साइकिल जुड़ी होती है मेनली, आप देख पा रहे हैं। इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए है कि स्टीरोल दिखता कैसा है। ये भी हम लिपिड के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं जो हमारा स्टीरोल है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर है और एक रिजिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये एम्फीपैथिक इन नेचर है, सेम जैसे हमें लिपिड के बारे में पता है हमें कि इसका पोलर और नॉन पोलर दोनों ही एंड प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट ऑन स्टीरोल, कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स की, उनके पास स्टीरोल नहीं होता। अगर यूकैरियोट से कंपेयर करें प्रोकैरियोट्स को, तो उनके पास उनकी मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल नहीं होता। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास स्टीरोल होता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। सेकेंड, जो माइक्रोप्लाज्म होता है, PPL जिसको एलो भी कहते हैं, बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होता है, उसके पास में कोलेस्ट्रॉल होता है। दैट मीन उसके पास स्टीरोल है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माइक्रोप्लाज्मा है उसके पास में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या नहीं है, उसके पास स्टीरोल होता है या नहीं है। तो हमें याद रखना है कि हाँ, माइक्रोप्लाज्मा के पास में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के पास नहीं होता। अब कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, अगर मैं एनिमल सेल के बारे में बात करूँ, तो एनिमल सेल के अंदर जो स्टीरोल प्रेजेंट होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपने पता है, आपने पढ़ रखा है। हम अब आपको अपने एग्जाम्पल याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अगर वही मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, प्लांट सेल के अंदर, तो जो हमारा स्टीरोल होता है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा और सीटोस्टिरोल। तो दो टाइप का हमें यहाँ पे जो स्टीरोल है वो देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर, दैट इज स्टिग्मा स्टीरोल और सीटोस्टिरोल। तो ये दो टाइप का स्टीरोल आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिल जाता है, वेरी करता है कौन से में प्लांट के अंदर कौन सा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है कि अगर हम फंगस सेल की बात करें, कोई भी फंगी है या फंगस है, उसके अंदर जो बात करते हैं स्टीरोल की, तो वो होता है एरिगोस्टीरोल। तो अब अगर आपसे पूछे कि हमारा जो फंगस है उसके अंदर कौन सा स्टीरोल है, तो आपको रिमेंबर रखना है एरिगोस्टीरोल प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन लिपिड बायलेयर जो स्टीरोल होता है वो इंटैक्ट होता है बोथ पोलर और नॉन पोलर एंड के साथ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे स्टीरोल के साथ में। यहाँ आपका टॉपिक एंड हो जाता है हमारा फॉस्फोलिपिड की केमिकल कंपोजिशन के बारे में। लिपिड्स कंप्लीट हो चुके हैं। I should fuck her in the Benz.